हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के विभाजन के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इतिहास के स्रोत के बारे में जाना था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इतिहास का विभाजन, जिसमें देखिए इतिहास का जो विभाजन हुआ था वो प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 कालों में इसको बांटा गया था अलग अलग। तो देखिए प्राक ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 20 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है, और आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व से अभी तक का जो इतिहास है वो है, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास ये सब पढ़ेंगे। वो आता है किसमें? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक। और इसके बाद प्राक ऐतिहासिक काल को भी देखिए, मतलब पढ़ने में आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड था, प्राक ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए पढ़ने में आपको आसानी हो उसकी दृष्टि से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, जिसमें वो वैदिक काल, जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए ये आप लोग सोच रहे होंगे ना ऋग्वैदिक काल कैसे, देखिए 2500 ईसा पूर्व से 600, और हमने देखा है कि जो ऋग्वैदिक काल का या वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। फिर ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये ओवरव्यू था एक, जिसको आपने अभी देखा, इतिहास का विभाजन। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे विस्तार में, क्योंकि जब तक हम लोग विस्तृत में नहीं जानेंगे तो हम क्या है, हमको सेटिस्फैक्शन उस तरह से नहीं मिलता कि हमको क्या पता है, क्या चीज़ें पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कन्फ्यूजन आपके अंदर वो आता रहता है, आप सभी मतलब सारे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक। हम लोग देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए जो प्राक ऐतिहासिक काल था, इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी ना तो मानव लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। क्या कहा गया है कि इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान जो है वो नहीं था। इस काल की जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, यानी हमने बताया था ना वो पुरातात्विक साक्ष्य, वे साक्ष्य जो हमको खुदाई में मिलते हैं, उत्खनन में मिलते हैं, वे सारे साक्ष्य जो होते हैं उन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर बताया गया है कि इस काल में ऐसा रहा होगा, क्योंकि वहां से कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिला है, बस खुदाई के सामान मिले हैं इस तरह से, ठीक। इस काल में मानव को ज्ञान का अभाव था। जाहिर सी बात है, जब मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान का अभाव रहा ही होगा। नहीं तो लिखना पढ़ना कुछ तो आता, कुछ तो कहीं प्रमाण मिलते। फिर अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया। वे 2 खंड कौन कौन से हैं? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब देखिए जो पाषाण काल था इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। देखिए ताम्र पाषाण काल इसलिए इसको डिवाइड किया गया क्योंकि जब प्रागैतिहासिक काल जो था इसका जब आखिरी दौर चल रहा था, प्रागैतिहासिक काल का जब आखिरी समय चल रहा था, तो उसमें मानवों ने तांबे का आविष्कार कर लिया, यानी तांबे का आविष्कार कर लिया और तांबे की चीज़ों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाने लगा। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल क्यों? क्योंकि पत्थर के औजारों का ये लोग उपयोग बहुत करते थे, ठीक। तो इसे पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में डिवाइड किया गया। देखिए जो पाषाण काल था, पाषाण काल 3 भाग में डिवाइड हुआ था। कौन कौन थे? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक। अब देखेंगे हम लोग पहले पाषाण काल के बारे में। देखिए इस काल का मतलब इस काल में जो है पत्थरों का इस्तेमाल अधिक होता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में पत्थर का इस्तेमाल अधिक होता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुस
फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज जो की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल में और भी जो इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो पाषाण काल की और भी विशेषताएं हैं, देखिए जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जिन्होंने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पे जो विशेषताएं बताई थी पाषाण काल के मानवों के बारे में, वो इस तरह से थी कि जो उस समय का मनुष्य होता था या उस समय का जो मानव हुआ करता था वो कैसा था? आखेटक था एवं खाद्य संग्राहक था। यानी वो भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था। आखेटक मतलब शिकारी था, और खाद्य संग्रह मतलब ये लोग खाना इकट्ठा करते रहते थे। ये लोग धन संग्राहक नहीं थे, ये सामाजिक जीवन जीना नहीं जानते थे। ठीक, निजी संपत्ति की भावना नहीं थी इनमें, संपत्ति की भावना नहीं थी, यानी निजी संपत्ति की कोई भावना नहीं थी। ये खाद्य संग्राहक थे, या कह सकते हैं कि जो इस काल के मानव हुआ करते थे वो खानाबदोश टाइप के थे। ठीक, महिला एवं पुरुष को समान दर्जा दिया जाता था क्योंकि दोनों शिकार के लिए जाते ही रहे होंगे। ठीक, औजार का प्रयोग वस्तुओं को काटने एवं कुचलने के लिए किया जाता था। ये लोग पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे, वस्तुओं को, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाते थे जिससे ये लोग लकड़ियाँ काटते थे, या फिर उससे ये लोग शिकार करते थे। ठीक, बड़े बड़े जो औजार बनाते थे ये लोग, उससे क्या करते थे? ये लोग शिकार करते थे। यानी ये लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़े बड़े औजारों का या हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक, अध्ययन की दृष्टि से देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने बताया था जैसा कि आपको कि इसको 3 काल में विभाजित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये तीनों काल में किसको बांट दिया गया? पाषाण काल को। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो देखिए जो पूरा पाषाण काल है यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यानी पूरा पाषाण काल जो था ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस काल में मानवों का जो जीवन था वो अस्थिर था। यानी जो इस काल का मानव होता था वो एक जगह नहीं रहता था, वो अस्थिर रहता था क्योंकि वो शिकार की खोज में हमेशा कहीं ना कहीं आया जाया करता था। ठीक, मानव जो था वो खानाबदोश था, यानी खाने के लिए वो इधर उधर भटकता रहता था। इस काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी आग की खोज। यानी मानवों ने क्या कर लिया था इस काल में? पाषाण काल में ही मानवों ने आग की खोज की थी। किसकी? आग की खोज कर ली थी। फिर पत्थर के बड़े बड़े औजार प्रयोग किए जाते थे शिकार के लिए। किस लिए पत्थर के बड़े बड़े औजार यूज किए जाते थे या प्रयोग में लाए जाते थे? तो शिकार के लिए। यानी इस काल का जो मानव था वो शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाता था और उसी से शिकार करता था। और इसी काल में मानव चित्रकारी करना भी सीख लिया। ठीक, किस काल में? पाषाण काल में। देखिए इसी काल में मानव ने चित्रकारी करना सीख गया था। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। कौन से काल की बात हो रही है यहाँ? पाषाण काल की। देखिए पाषाण काल में मानव जो था वो चित्रकारी करना सीख गया था। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देखिए तो उस टाइम का जो मानव रहा होगा वो किस तरह के चित्र बनाता होगा? जो उसको दिखते होंगे, यानी वो शिकार करता था तो कोई खास चित्र नहीं थे उनके, तो थोड़ा मतलब वो अपने तरीके से उसको दर्शाने की कोशिश किए पत्थरों पे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक, देखिए मध्य पाषाण काल जो था इसे संक्रमण काल भी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि ये नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के मध्य का काल था, इसलिए इसे संक्रमण काल भी कहा जाता था। मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में जो मनुष्य था वो पशुपालन करना सीख गया था। इस काल के मानव जो थे वो छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। यानी पूरा पाषाण काल में मानव क्या करते थे कि बड़े बड़े हथियार मतलब बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाते थे और उससे
वे लोग शिकार करते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि मानव जो था वो छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना सीख गया था। ठीक, ये लोग छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक, सॉरी, इनके जो छोटे हथियार थे उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और मानव द्वारा पाला गया जो, इन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया था। और मानव द्वारा जो पाला गया पहला जानवर था वो कुत्ता था। मानव द्वारा जो पाला गया पहला जानवर था वो कौन था? कुत्ता। अब देखिए हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल के बारे में। देखिए नवपाषाण काल में जो है मानव जो था वो अस्थाई आवास बना लिया था, यानी उसका जीवन अस्थाई हो गया था। अतः क्या था कि मानव खाना बदोश हुआ करता तो इधर उधर भटकता रहता था। फिर जब मध्य पाषाण काल, फिर उनने आग की खोज करी थी। इसके बाद मध्य पाषाण काल में इनने पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो सारी चीज़ें इधर उधर लेके जाना भी मतलब आसान नहीं होता है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया होगा, रहने के लिए आवास। और नवपाषाण काल में इनने क्या किया था, खेती का शुभारंभ कर दिया, यानी कृषि करना शुरू कर दिया था। जब खेती करोगे, अनाज उगाओगे तो आपको कम से कम 6-7 महीने एक जगह पे तो रहना ही होगा। फिर आप दूसरी जगह जाके वहाँ की खेती नहीं कर सकते हो ना, दूर जाके रहो रहो और वहाँ पे खेती करना चाहो तो ये मुमकिन नहीं था। इसलिए इन लोगों को अस्थाई आवास बनाना पड़ा। यानी इस काल में मानव जो था वो अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही विधिवत पशुपालन शुरू कर दिया। यानी अब तक क्या था, केवल एक ही मतलब इन्होंने पहला जानवर जो था कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। फिर इन्होंने अच्छे से गाय भैंस और सारी चीज़ें पालना शुरू किया होगा। फिर क्या हुआ कि मनुष्य ने इसी काल में पहिए का आविष्कार किया। देखिए पहिए का आविष्कार जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले मानव ने जो खेती की थी वो जौ और गेहूं की खेती की थी। काहे की? जौ और गेहूं की खेती की थी। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं कि मानव ने पहली बार कृषि कहाँ किया था। तो देखिए मेहरगढ़ में किया था। पहली बार जो कृषि हुई थी, पहली बार जो कृषि हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी मेहरगढ़ में। ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक, और इसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वो जमीन के अंदर गड्ढा यानी गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो ये बुर्ज होम से मिले थे। कहाँ से? बुर्ज होम। ये कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में। ठीक, यहाँ से क्या मिले थे? बुर्ज होम कश्मीर से क्या मिले थे? यहाँ से जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था मानो, तो उसे गड्ढा बना के जो मानो रहता था तो उसके साथ मिले थे। यहाँ पे एक साक्ष्य और मिले थे कि मानव के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाया जाता था। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में स्थित है। ठीक, जो कश्मीर में पड़ता है। फिर देखिए सबसे पहले चावल का प्रमाण। अब हम लोग कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए चावल का प्रमाण जो है उसको देख लेते हैं। वो कहाँ से मिला था? सबसे पहले चावल का जो प्रमाण मिला था वो कोलडीहवा से मिला था। ये कहाँ पे पड़ता है? ये सारे क्वेश्चंस क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता तो गलत करके आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले चावल का जो प्रमाण था वो कोलडीहवा से मिला था। कोलडीहवा ये यूपी में पड़ता है। ठीक, इसके बाद देखिए भीमबेटका, तो अभी हमने बताया है भीमबेटका जो कि एमपी में है। यहाँ पे मतलब मानव रहता था और इन्होंने अपने इनके शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? भीमबेटका से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोग याद कर लिए। सबसे पहले मानव ने जौ और गेहूं की खेती किया था। पहली बार जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। फिर इसके बाद बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है, वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले? मानव के साथ
कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले जो चावल का प्रमाण मिला है वो कोल्डीवा जो कि यूपी में स्थित है, यहाँ से मिले हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया। अब प्राग ऐतिहासिक काल में क्या बचा है, ताम्र पाषाण काल के बारे में, तो उसको देख लेंगे। देखिए, ताम्र पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी, यानी तांबे की खोज हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब मानव घर बनाया होगा, रहना शुरू होगा, खेती के लिए इनको रहना पड़ा, और रहने के लिए इन्होंने क्या किया, घर बनाया होगा, और घर बनाने के लिए हम लोग को खुदाई करनी पड़ी होगी। जब इन्होंने खुदाई किया होगा तो वहाँ से तांबा मिला होगा, और तांबा मिला तो वहाँ से शुरुआत होती है ताम्र पाषाण काल, वहीं से चालू हो जाता है। फिर यहाँ से लोगों ने क्या किया, तांबा और टिन मिलाकर जो है एक कांसा बनाने लगे, जिससे शुरुआत हुई कांस युग की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो देखिए, नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, काहे की, तांबे की। तो देखिए, पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू करे। कब, ताम्र पाषाण काल में। बस आप लोग को इतना याद था, क्योंकि देखिए अभी तक पत्थरों का प्रयोग अभी तब से अभी तक आ रहा है, और आज भी होता ही है, क्योंकि हम लोग के घर में सिलबट्टा तो सबके घर में ही होता, मतलब अभी कुछ लोग होंगे, लेकिन देखिए शादी विवाह में वो इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको लोग घर में रखते ही हैं। देखिए, सिलबट्टा आज भी यूज होता है। तो देखिए, पत्थर हर जगह आपको, मतलब पत्थर के उपकरण हर जगह यूज होते थे ताम्र पाषाण काल में। बस आप इतना रखिए कि इस काल में इसकी खोज हो गई थी। आदमी जो था उस काल का, जो मनुष्य था, वो तांबे धातु का प्रयोग करना सीख गया था। उसने उपकरणों का भी प्रयोग मतलब तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना सीख गया था। किसके साथ, पत्थरों के साथ, यानी पत्थर के उपकरण तो इस्तेमाल करता ही था, साथ ही तांबे के उपकरण भी इस्तेमाल करना सीख गया था। अब हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल जो है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में लिपि का विकास हुआ, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी अब तक हम लोगों ने देखा कि क्या था, लिपि का ना तो विकास था और ना ही उसे पढ़ा जा सका, यानी लोगों को ज्ञान का बिल्कुल भी अभाव था, मतलब ज्ञान उनके पास था ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों पर इस काल का वर्णन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, इस काल का जो मानव था, यानी आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था, उसको लिपि का तो ज्ञान था। आप लोग कहेंगे इसमें ऋग्वैदिक काल आता है तो उसमें संस्कृत के श्लोक वगैरह थे। देखिए, उस टाइम पे भी, मतलब इसको समय के आधार पे तो माना जाता, लेकिन उस टाइम पे जो था कि ये आपके पेपर वगैरह नहीं होते थे, तो ये लोग जो है अपने संस्कृत के श्लोक जो हैं वो पत्तों पे लिखा करते थे। ठीक, अब इस काल में जो है, जो लिपि का विकास हुआ था, उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। तो जो इसका मतलब आदि ऐतिहासिक काल में जो कुछ भी बताया गया है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बताया गया है। तो देखिए, पत्थरों पे भी लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिले थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। देखिए, ऐतिहासिक काल इसके बाद देख लेंगे। हाँ, इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल क्यों रखते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता और इसका क्या कहते हैं, वैदिक काल, ये क्योंकि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व माना गया है। और इसका भी कब से कब तक माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो माना गया है वो माना गया है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक। तो इसलिए हम लोग इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस आधार पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में ही इसका अध्ययन करते हैं। फिर देखिए, अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में।
तो देखिए, ऐतिहासिक काल में जो है लिपि का ज्ञान था और इसे पढ़ा भी जा सका, यानी आदमी को लिखना भी आता था और उसे हम लोग पढ़ भी सकते थे। ठीक, एक मिनट। ऐतिहासिक काल में क्या था कि मानव के पास लिपि का ज्ञान तो था ही, साथ ही उसे जो उसने लिखा उसे पढ़ा भी जा सकता था। तो इसके हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल में हमको साहित्यिक साक्ष्य भी मिले और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, यानी खनन उत्खनन में जो मिले सो मिले ही, हमको लिखित साक्ष्य भी मिल गए। इसके माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास पहले ख़त्म करेंगे, फिर इसको, और लास्ट में पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। तो आज कुल मिला के इतना ही था आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद पढ़ा ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में हमने पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। और उसके बाद पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये तीनों को हमने समराइज किया, तीनों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल देखा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और लास्ट में देखा ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका PDF जो है प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक, थैंक यू।